दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर कई सारी ऐसी भी जगहें मौजूद हैं जहां ग्रेविटी अपने एवरेज ग्रेविटी से कम या ज्यादा है। कुछ कुछ जगहों पर तो ये ग्रेविटी इतनी ज्यादा अनबैलेंस्ड है जिसकी वजह से सैटेलाइट इमेज में डिस्टॉर्शन भी आ जाती है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब हमारी पूरी पृथ्वी एक समान है, यानी कि हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वह एक समान बनी हुई है। तो फिर हमारी पृथ्वी पर कुछ जगहों पर ग्रेविटी कम और कुछ जगहों पर ग्रेविटी ज्यादा क्यों है? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। बात है साल 1990 की, जब वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी को एक्यूरेटली स्टडी करने के लिए एक प्रोग्राम को बनाने के बारे में सोचा। ग्रेविटी शुरू से ही एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है जिसके बारे में हमें कुछ न कुछ नया जानने के लिए मिलता ही रहता है। और हमारे इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ठीक तरह से जानने के लिए नासा ने जर्मन स्पेस एजेंसी के साथ एक ज्वाइंट मिशन करके ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। इस एक्सपेरिमेंट को ग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च की गई, इसका नाम ग्रेस सैटेलाइट है और ये मार्च 2002 में लॉन्च की गई थी। ये सैटेलाइट इसलिए लॉन्च की गई थी ताकि ये हमारी पृथ्वी को अच्छी तरह से ऑर्बिट कर सके, साथ ही में हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पावर को ऑब्जर्व करके एक मैप तैयार करे। नासा के द्वारा लॉन्च किया गया ये मिशन पूरे 15 साल तक चलता रहा, यानी कि साल 2002 से 2017 तक। सन 2017 में हमारी पूरी पृथ्वी को ऑब्जर्व करने के बाद इस ग्रेस सैटेलाइट ने हमारी पृथ्वी का एक मैप डिजाइन किया। यह मैप आपको स्क्रीन पर काफी ज्यादा कलरफुल दिखाया जा रहा है। इसमें मौजूद सभी कलर्स का कोई ना कोई कारण है। इस मैप के अंदर आपको 4 कलर दिख रहे होंगे। पहला रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा ग्रीन और आखिरी येलो। इस मैप में जो हिस्सा आपको ग्रीन कलर का दिखाया जा रहा है, उन हिस्सों पर ग्रेविटी पृथ्वी के एवरेज ग्रेविटी के बराबर ही है, लेकिन बाकी के कलर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो हिस्सा जो आपको नीले कलर का दिखाई दे रहा है, वहां पर निगेटिव ग्रेविटेशनल एनोमली देखने को मिलती है, यानी कि इन जगहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी पृथ्वी के नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होता है। और वहीं जो हिस्से येलो कलर से हाईलाइट किए गए हैं, उन हिस्सों पर पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एनोमली देखने को मिलती है, यानी कि इन जगहों पर ग्रेविटी बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। और वो हिस्से जो रेड कलर से हाईलाइटेड हैं, उन जगहों पर ग्रेविटी हमारी नॉर्मल ग्रेविटी से बहुत ही ज्यादा हाई होती है। लेकिन अब हम जानते हैं हमारे मेन सवाल के बारे में कि आखिर ऐसा किस लिए होता है। हमारी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर ग्रेविटी अलग अलग क्यों है? इस बात को जानने के लिए आपको यह जान लेना जरूरी है कि ग्रेविटी कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहे। ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स ना होकर एक वोलेटाइल फोर्स है। इसकी पावर एक जगह से दूसरी जगह एनवायरमेंट और कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। और ऐसा होने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि लेटीट्यूड, रोटेशनल इफेक्ट, एलिवेशन, टोपोग्राफी, टिंडॉल इफेक्ट और अंडरलाइन जियोलॉजी। इसके अलावा जिस हिस्से के ऊपर रिसर्च करी जा रही है, उस हिस्से की जियोइड लेवल से ऊंचाई भी देखी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जियोइड लेवल आखिर क्या होता है। चलिए तो पहले हम इसके बारे में ही जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग गड्ढे, खाई, पहाड़, इस तरह की कई सारी चीजें मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम इन सब चीजों को कंसीडर करके अलग अलग एक एक चीज को स्टडी करना चाहेंगे तो हमारी पृथ्वी का एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाना काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा। लेकिन इस चीज को आसान करने के लिए वैज्ञानिकों ने जियोइड का इस्तेमाल करना शुरू किया। जियोइड एक तरह का मॉडल है जिसके जरिए हम हमारी इस पृथ्वी को चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ इमेजिन करते हैं और फिर इसी इमेजिनेशन के जरिए एक इमेजिनरी लेवल क्रिएट की जाती है। इस लेवल को यह ध्यान में रखकर क्रिएट किया जाता है कि पृथ्वी के हर हिस्से पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसी कांस्टेंट वैल्यू पर एक्ट करता है। और फिर इसी लाइन को ध्यान में रखने के बाद अगर किसी लोकेशन पर जमीन या समुद्र का लेवल उस अनुमानित वैल्यू से कम होता है तो उसे हम एनोमली के नाम से जानते हैं। इस बात को ठीक तरह से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी कांस्टेंट ग्रेविटी को कंसीडर करना चाहते हैं, तो उस वैल्यू के हिसाब से अगर किसी जमीन की ऊंचाई 10 मीटर होनी चाहिए, लेकिन उस लोकेशन पर जमीन 10 की बजाय सिर्फ 9 मीटर की ऊंची है,
तो इसे नेगेटिव एनोमली कहा जाएगा। लेकिन अगर जमीन 10 मीटर के बजाय 11 मीटर ऊंची होती है तो उसे हम पॉजिटिव एनोमली कहेंगे। ग्रे सैटेलाइट के द्वारा जो मैप बनाया गया था उस मैप में कुछ हिस्सों पर तो ग्रेविटेशनल एनोमली का क्रिएट होना आसानी से समझ में आता है। जैसे कि हिमालय की चोटी पर अगर हाई ग्रेविटेशनल एनोमली देखी जाएगी, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई जमीन के लेवल से काफी ज्यादा ऊंची होती है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर एक हिस्सा ऐसा भी मौजूद है जिसके ऊपर यह फिनोमेना काम नहीं करता। यह हिस्सा इंडियन ओशन में मौजूद ग्रेविटी हॉल है। अगर बात की जाए एनोमली की तो यह एनोमली बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन इंडियन ओशन में जो जाइगेंटिक ग्रेविटी होल मौजूद है वो 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस जगह की ग्रेविटी इतनी ज्यादा कम है। ग्लोबल एवरेज के मुकाबले इस जगह का वाटर लेवल 106 मीटर तक नीचे पहुंच चुका है और इस हिस्से में ग्रेविटी का इतना ज्यादा कम होना यही इशारा करता है कि इस जगह पर पार्टिकल और मास का कंस्ट्रक्शन इतना नहीं जितना दुनिया के बाकी ओशंस में होता है, क्योंकि पार्टिकल का कंस्ट्रक्शन भी एक ऐसी चीज है जो किसी भी जगह की ग्रेविटी को बढ़ाने और घटाने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर इस समस्या को किसने क्रिएट किया? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस जगह पार्टिकल कंस्ट्रक्शन कम हो गई? इसकी डिस्कवरी साल 1948 में हुई थी और इसके बाद से ही वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को सुलझाने में लग गए और इन कोशिशों के बाद कई सारी थ्योरीज हमारे सामने आई। लेकिन वो थ्योरी जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के 2 रिसर्चर्स देवांगन पाल और एतरिया घोष ने दी। इनका कहना था कि हम अभी तक इस मिस्ट्री को इसलिए नहीं सॉल्व कर पाए हैं क्योंकि अभी तक हम इस मिस्ट्री को प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और इस मिस्ट्री का आंसर इस हिस्से के पास्ट में मौजूद है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने 19 कंप्यूटर मॉडल को देखा और इसे देखने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पिछले 140 मिलियन सालों में इस इलाके का टेक्टोनिक मूवमेंट किस तरह हुआ है, क्योंकि इस जगह पर जो पास्ट एक्टिविटी हुई है उसके जरिए मिस्ट्री को डिकोड किया जा सकता है। जब इन मॉडल को देखा गया तो उन सभी मॉडल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला, लेकिन एक चीज जो सभी मॉडल में सेम थी वो चीज थी डेंसिटी प्लाज्मा, जो कि इस ग्रेविटी होल के नीचे के हिस्से से बाहर आ रहे थे। उनके डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो हुआ यह था कि जब अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट से अलग होकर भारत का हिस्सा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ मूव कर रहा था तो उस हिस्से के आगे बढ़ने के साथ प्राचीन तेथीस सी का सीबेड मेटल के नीचे जाने लगा था और इंडियन ओशन इमर्ज होने लगा था। हर सीबेड की तरह बदलते टाइम के साथ साथ तेथीस सीबेड भी मेटल के पार्ट की तरह मेल्ट हो रहा था और इसी इंसिडेंट की वजह से आगे का प्रोसेस होने लगा और सालों से इकट्ठे होने वाले हाई डेंसिटी के मेटल पर रिलीज होते हैं लो डेंसिटी मैग्मा प्लूमस। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मेटल का भी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है और इसी प्रोसेस की वजह से आज के समय में दुनिया के बाकी ओशन और वाटर बॉडीज के मुकाबले यहाँ की डेंसिटी और कंसंट्रेशन उतनी नहीं है जितनी इतने सालों के क्रिएशन के बाद इसके बॉटम बेड में होनी चाहिए थी। टेक्टोनिक प्लेटों द्वारा पैदा की गई गड़बड़ी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। छोटे से इतिहास को देखने के बाद हमें ये पता चल सका कि आखिर गुरुत्वाकर्षण में होने वाली इतनी बड़ी एनोमली के पीछे का राज क्या है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होने वाले डिस्टर्बेंस की वजह से ही इस पूरे इलाके में ये हलचल हुई है, जिसकी वजह से आज यहाँ का सब कुछ इस तरह का हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रेविटी क्यों मौजूद है। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।